अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज रिव्यू के बारे में। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। इसमें हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ यूनिटी को, पैराग्राफ कोहेरेंस को, ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे हम। और हम इसमें देखेंगे कि पैराग्राफ डेवलपमेंट किस तरह से होती है, उसकी कुछ सब हमारे पास कैटेगरीज हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हमारे पास सबसे पहले है पैराग्राफ यूनिटी कि पैराग्राफ यूनिटी क्या होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिखे हैं आपने, तो उसमें यूनिटी हो। अगर आपने एक बात एक पैराग्राफ में की है, तो आप जो अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आपके प्रीवियस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यानी कि वही बात उसी नेक्स्ट पैराग्राफ में रिलेट होनी चाहिए। आपने जिस बात को दो पैराग्राफ में डिवाइड किया है, वो दोनों आपस में रिलेट होने चाहिए। उसके बाद क्या है, टॉपिक सेंटेंस। इसमें ये होता है कि आपका जो पहला सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का, उसको आपने एक स्ट्रॉन्ग वे में डिस्क्राइब करना होता है। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रॉन्गली डिस्क्राइब होगा, तो आपका जो पैराग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा और उसको पढ़ने वालों को उसमें अट्रैक्शन फील होगी। ठीक है। उसके बाद है पैराग्राफ कोहेरेंस। ये भी एक यूनिटी और एक डिसिप्लिन को शो करता है। कोहेरेंस का मतलब होता है डिसिप्लिन, यूनिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए। यानी कि आपको जो पैराग्राफ है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जैसे उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है एक वीक वर्जन की और साथ में एक इम्प्रूव वर्जन की। और आप इसमें देखेंगे कि एक ही सेंटेंस उसमें यूज़ हुआ है, उसकी वजह से ही उसमें जो इम्प्रूव वर्जन है वो बेहतर लग रहा है। ठीक है। यानी एक बात अगर आपने की है, तो आप उसको नेक्स्ट जब आप बात स्टार्ट करते हैं, तो पिछली बात को रिलेट करने के लिए आप उसमें कोई जॉइंट वर्ड, जैसे इन्होंने यहाँ पे इनफैक्ट यूज़ किया हुआ है सेकेंड लाइन में, आप ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपकी बात को और क्लियर करता है। ठीक है, और आपके पिछले सेंटेंस को नेक्स्ट सेंटेंस से रिलेट कर देता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यानी कि आपके जो जुमले, जो अल्फाज है, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके पैराग्राफ में थोड़े से वर्ड को यूज़ करके ही चेंज ले आते हैं। जैसे आपको यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक वीक वर्जन दी है और साथ में एक इम्प्रूव वर्जन दी है। अगर आप उसके इम्प्रूव वर्जन में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल मोर एवर, देयरफॉर, यहाँ पे इसको यूज़ करके ही पैराग्राफ को मतलब कि वर्ड्स को चेंज कर देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देते हैं, यानी कि रिलेट कर देते हैं। उसके बाद है लिंकिंग प्रोनाउंस। क्या होते हैं, जैसे कोई आप बात कर रहे हैं, किसी के बारे में आप लिख रहे हैं डायरेक्टली, तो आप उसमें ही, हिज, हर, इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने आपको यहाँ पे एक वीक वर्जन दिया है, एक जर्मन केमिस्ट के बारे में एक बात शेयर की हुई है। आप क्या देख रहे हैं कि उन्होंने बस स्टार्ट में उसका नाम मेंशन किया है। ठीक है, वीक वर्जन में उसके बाद एक ही बात उसको रिलेट किया हुआ है। इम्प्रूव वर्जन में आप देख रहे हैं उन्होंने उसकी बात को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी बात को उसी से ही रिलेट किया हुआ है, उसमें ए या दा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद है हमारे पास रिपिटिशन ऑफ कीवर्ड्स। ये क्या होती है, यानी आपने कोई भी की वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में आपको एग्जांपल में दिखाया हुआ है, कोई पैकेट का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उसमें ही एक सेंटेंस में सिर्फ मतलब कि फर्स्ट वीक वर्जन में एक बार में ही ये चीज़ उसने यूज़ की है। इम्प्रूव वर्जन में उसने इस वर्ड को बार बार यूज़ किया है, कि उसने इसमें शो करवाया है कि इस चीज़ के रिलेटेड ये बात, जैसे पैकेट के रिलेटेड ये बात हो रही है। आगे पैराग्राफ डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप क्लियरली एक्सप्लेन करें। ठीक है, उस सेंटेंस को इस एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन करें। जो एग्जांपल्स होती हैं वो आपके मटेरियल को, आपकी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर देती है। जब आप पैराग्राफ को डिस्क्रिप्शन वे में बयान करेंगे, तो आपको टॉपिक को और ज़्यादा रेलिवेंट कर देता है। उसके बाद क्या है, नरेशन। नरेशन का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉपुलेशन या किसी भी नेशनल इशू पे आपने बात उठाई है, तो आप कोई भी उसमें वाक़या कोट कर देते हैं, कोई एग्जांपल कोट कर देते हैं। उस क्या होता है, आपकी जो स्टोरी होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। कोई किस्सा पढ़ने से जो लोग हैं वो अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को समझने में उसको उनको आसानी होती है। उसके बाद क्या है, प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आपने पैराग्राफ को सीक्वेंस से डिस्क्राइब किया। जैसे अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई आप फंडामेंटल या कोई मैथमेटिकल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में आप क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे, फाइंड या मतलब सैंपल या सम्स वगैरह यूज़ करेंगे, ये कीवर्ड्स हैं। ये अगर आप ये इनको यूज़ करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आपके पैराग्राफ में एक करेक्शन अच्छा सा बन गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी ऐसे स्टोरी को, किसी भी टॉपिक को आप लिख रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे अगर आप कोई भी मशीन के ऊपर
ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर आपने बात की है, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं या उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस मटेरियल की बनी हुई है, इसमें ये मतलब एल्यूमीनियम या उसमें वायर्स ये चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं। उससे क्या होता है उस चीज़ को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एनालॉजी। आपने इसमें एक्सप्लेन करना होता है प्रोसेस को, ऑब्जेक्ट को, यानी कि एनालॉजी हो गई है या जो भी आपने वर्ड्स पढ़े, डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़े, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। एनालॉजी भी यही है कि आपने एग्जांपल के साथ अपनी चीज़ को वाज़ह किया। जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, आप उसकी रिपोर्ट करवाते हैं, तो आपको उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी होती है कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की ज़्यादती की वजह से आप में ये बीमारी पैदा हुई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कॉजेज़ होते हैं, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट कि इसकी वजह क्या है, इसके असरात क्या हैं, ठीक है। उसी बात को हम लेकर चलते हैं कि अगर आपने किसी डिज़ीज़ को, किसी बीमारी को, किसी रिपोर्ट को आपने चेक करवाया है, तो उसमें आपको कॉज़ और इफ़ेक्ट नज़र आएँगे, ठीक है। कॉज़ होते हैं आपकी वजह क्या है कि किस वजह से आपको ये बीमारी पैदा हुई है। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं कि उसके असरात आप पे क्या पड़ेंगे या इसके असरात जो हैं आपको कैसे फ़ेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि कोई भी चीज़, कोई भी रिसर्च वर्क आता है या कुछ भी होता है, तो टेम्परेचर है या कोई भी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या कुछ भी, तो उसमें पहले आपको कॉज़ जाते हैं, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट बताए जाते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास कंपैरिज़न एंड कंट्रास्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी 2 चीज़ों को आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, मुआवज़ना करते हैं उनका, उसके बाद आप उनके बरअक्स कोई चीज़ पेश करते हैं, ठीक है। यानी आप उसको अल्टरनेट कोई रिसोर्स देना चाहते हैं या कोई अल्टरनेट उसकी आप उसका सॉल्यूशन देना चाहते हैं। जैसे आपने देखा, अगर आप 2 चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप 2 प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं या 2 प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, उसका कंपैरिज़न करते हैं कि मेरी ये चीज़ इससे बेटर है और इसमें ये फ़ायदा है और इस चीज़ का ये नुकसान है। अगर आप 2 चीज़ों को कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट को एनहांस करना चाहते हैं या चाह रहे होते हैं, तो आप उसको कंट्रास्ट करवाते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से बेटर है, इस चीज़ का आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा दूसरी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको दी है। उसके बाद है क्लासिफ़िकेशन एंड डिवीज़न। ये क्या होती है, दर्जाबंदी करना, यानी कि एक चीज़ को डिवाइड करना। जैसे आपने एक चीज़ ली है, कोई मशीन या कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट आप वर्ड को आप जब एक्सप्लेन करते हैं, आप उसका पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, उसकी शेप, उसका मेथड, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके कॉजेज़, उसके रीज़न, सब चीज़ें देते हैं, ठीक है? उसको क्लासिफ़ाई करते हैं अच्छी तरह से आप। उसके बाद है डेफ़िनिशन। डेफ़िनिशन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने का। यानी जब भी आपने कोई चीज़ शुरू की, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी ऐसे, कोई भी स्टोरी, कोई भी टॉपिक आपने डिस्क्राइब किया, तो आपने सबसे पहले उसकी डेफ़िनिशन देनी होती है। जैसे आपको अपनी बुक में ही नज़र आ रहा होता है कि आप जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसमें 2-3 लाइन्स में आपको डेफ़िनिशन दी जाती हैं, नज़र आ रही होती हैं। पहले आपको टॉपिक का मीनिंग बताया जाता है, फिर आपको डेफ़िनिशन में उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी कि ये वर्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, तजिज़िया होता है। कोई भी रिसर्च वर्क आपने किया, कोई भी प्रोजेक्ट किया, कोई भी बात किया आपने उसको एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करके आप उसको अपने वे में बताते हैं कि मुझे इससे ये रिज़ल्ट मिला है या मुझे इससे इस चीज़ को डिस्क्राइब करने में ये प्रॉब्लम्स आई हैं या मैंने ये प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की हैं और उसका मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। उसके बाद क्या, इनुमरेशन। इनुमरेशन क्या होता है? इनुमरेशन ये होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। आप न्यूमरेट करते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है? जैसे उन्होंने आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि जब आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, तो उसके बाद आपको उसकी जो 3 डिस्क्रिप्शन दी जाती हैं कि अगर आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपका इतनी रेंज में है, तो आपको ये हेल्दी चीज़ें अपनानी चाहिए, खानी चाहिए या इनसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको इस स्टेज में है या आपको इस रेंज में है, तो आपको इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए, ठीक है? या इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? जब आप अपनी रिपोर्ट्स को वेरी करते हैं, तो आपकी जो भी नॉर्मल वैल्यू है या जो भी एक्सीड वैल्यूज़ हैं या डिक्रीज़ वैल्यूज़ हैं, आप उसके मुताबिक समझ जाते हैं कि मुझे इस कंडीशन में कौन-सी कंडीशन में कौन-सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए और जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है, वो किस वैल्यू में वेरी कर रहा है और मुझे उसके मुताबिक क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है? ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।